जो है ये बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से बांध बना रहा है, जिसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में कहूँगा कि 137 बिलियन जो हमारे प्लेनेट पर है, कोई इकलौता प्रोजेक्ट जो है इससे बड़ा अभी तक कोई प्रोजेक्ट बना नहीं है। युद्ध या ऐसी स्थितियां जो आती हैं तो उस समय उस पानी का हमारे खिलाफ दुरुपयोग भी बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही है। चाइना तो सुपर पावर की रेस में है, आपको पता है। वो तो यूएस को चैलेंज देने के लिए एक तरह से डिटरमिन्ड है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। भारत का पड़ोसी देश चीन अपने देश में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। अब इस बांध के बनने से भारत पर क्या असर होगा, जलवायु पर क्या असर होगा और चीन और उसके आसपास के देशों पर क्या असर होगा, चीन की रणनीति क्या है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चीन की मंशा क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरुण सर मौजूद हैं। अरुण सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन ये बांध क्यों बना रहा है? क्या उसको, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा बांध चीन में ही है, इसके बावजूद भी आखिर चीन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर इतना बड़ा बांध बना रहा है और ऐसी जगह पर बांध बना रहा है जिसका प्रभाव सीधे सीधे भारत पर पड़ सकता है? नरेश, आपकी बात सही है कि चीन जो है ये बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से बांध बना रहा है, जिसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में कहूँगा कि 137 बिलियन जो हमारे प्लेनेट पर है, कोई इकलौता प्रोजेक्ट जो है इससे बड़ा अभी तक कोई प्रोजेक्ट बना नहीं है। तो इतना मेगा प्रोजेक्ट बनाना, वो भी जो है सबसे बड़ा हाइड्रो पावर का जो है जनरेशन का एक डैम बन रहा है। उसकी खास बात ये है कि वो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यू टर्न ले रही है तिब्बत में। वहाँ से जब हिमाचल अरुणाचल की तरफ आती है, उसके पहले वो यू टर्न लेती है। गॉर्ज में जो है उसी हिमालयन रीजन में जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट की, उसी गॉर्ज के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि आप जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सेंसिटिव जोन है वहाँ, टेक्टोनिक यानी वहाँ पर भूकंप की भी संभावना है। इतना मेगा प्रोजेक्ट बनेगा। तो इतना सब बातें होते हुए प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कि भारत ने नहीं किया है, भारत ने बात उठाई भी है, लेकिन उनका, चीन का मानना है कि उन लोगों ने उस पर स्टडी करवा ली है और वो दे आर टेकिंग, मतलब वो सभी प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बारे में इकोलॉजी और उसकी जो आपने कहा कि जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट भारत और उसके साथ में राइपेरियन नेशंस कहते हैं, वहाँ से जो पानी आता है सबसे पहले जो अरुणाचल होते हुए जो भारत में आएगा, उसके बाद बांग्लादेश में जाएगा। तो डायरेक्टली दो जो हमारे हैं हम लोग, भारत के अलावा बांग्लादेश डायरेक्टली उससे प्रभावित होगा। उसमें इतनी एनर्जी हाइड्रो पावर जनरेट होगी कि कहा जा रहा है कि जो है तकरीबन 30, यानी एक तरह से देखा जाए कि साल भर का जो है जो एक तरह से 300 मिलियन पीपल, यानी 30 करोड़ हुए, इतने लोगों के लिए साल भर की सप्लाई के लिए जो है वहाँ पर वो एक तरह से पर ईयर दावा भी कर रहा है सर कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो कोयले पे जो हमारी डिपेंडेंसी है चीन की, तो जितना निर्भर कोयले पे है चीन, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो इतना बिजली पैदा कर लेगा। उसके पीछे उनका वही कंटेंशन है, क्योंकि उनके कोयले के भंडार जो है, उनका जो रिसोर्स है, कोल रिसोर्स है, वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो उनको अल्टरनेट जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी खोज करनी है। उसके लिए वो भी एक कारण वो बताते हैं कि साहब उसकी वजह से भी ये बन रहा है। लेकिन इसका दुरुपयोग क्या हो सकता है, सबसे बड़ी चिंता ये है। और डायरेक्टली अफेक्टेड कौन लोग हैं? चीन जो है, हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट में देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा राइवल चीन ही है। और देखा जाए तो चाइना, जो दो एशियन कॉन्टिनेंट में जो है दो बड़े नेशन, जो कि दोनों एक दूसरे के राइवल भी हैं। और चाइना तो सुपर पावर की रेस में है, आपको पता है। वो तो यूएस को चैलेंज देने के लिए एक तरह से डिटरमिन्ड है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। चाइना के साथ में अब उसको रोका नहीं जा सकता है। ये है कि उसके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस भी ठीक हैं हम लोगों के, जबकि एक तरफा कभी कभी ट्रेड है हमारे, उनकी इकोनॉमी जो हमसे 5 गुना बड़ी है। तो इस वजह से जो है उसको यूं नहीं कह सकते कि आप उसको रुकवा सकते हैं। लेकिन ये है कि बीच का रास्ता डिप्लोमेटिक रिलेशन के जरिए, क्योंकि चाइना को अगर आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात है भारत के साथ रिश्ते सही रखने होंगे। इसी वजह से उसने एक तरह से कहा है कि उसने 2-3 रीजन दिए कि साहब हमारा जो कार्बन का वो जो एक तरह से वो हो रहा है, उसको कहते हैं कि उसकी न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो ये भी उसका कंटेंशन है। प्लस दूसरा ये है कि इंजीनियरिंग मार्वल तो है ही है वो।
इंजीनियरिंग उस तरह की टेक्नोलॉजी में बहुत सारी जॉब्स क्रिएशन है तिब्बत के लिए। ये भी उनका है कि तिब्बत जैसे रीजन के लिए उनके जो है जगह के लिए जॉब क्रिएशन भी लेकिन सर मैक्सिमम एक होनी बात है। यह है कि जब ये डैम बनेगा तो तिब्बत के बहुत सारे धार्मिक स्थल उसमें नष्ट हो जा रहे हैं, और जो तिब्बत के लोग जो वहाँ वापस लौटना है, जिन लोगों को, जो लोग सोच रहे हैं कि वापस लौटेंगे 1950 के दशक के बाद से जो वो लोग गए हैं, तो उनके घर, उनके पुराने घर, बहुत सारे लोगों के घर अभी वही हैं, तो वो सब डूब जाना है सर उसमें। देखिए ये रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं, लेकिन देखिए अब ये कहना कि पूर्व स्थिति 1950 के पहले की स्थिति वहाँ बहाल हो पाएगी अब तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि चाइना ने उस पे, आपने देखा चाइना ने जिस तरह से एक तरह से उसको अपना एक पार्ट बना लिया है। आप देखेंगे हांगकांग भी उसी तरह से उनके चाइना का पार्ट हो गया है। तो चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इससे भारत को भी प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन हम अपने, आप जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे भी हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं जो कि एक सुपर पावर बनने के कगार पर है, लेकिन इसके साथ में ये है कि उसके साथ में उसको कंटेन किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा रिसेंटली जब अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग हुई है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे मीटिंग हुई, तो मीगा और मागा के जो एक होके जो मेगा कोऑपरेशन की बात हुई है, तो चाइना भी उसमें थोड़ा सा, चाइना ने भी बहुत एक तरह से स्टेटमेंट दिया है कि साहब दो लोगों के, मतलब दो नेशंस के इस तरह के समझौते को इस तरह से न देखा जाए कि साहब किसी देश के खिलाफ जा रहा है। मतलब सटल चीन वे तो में। सर वैसे भी हमेशा से खिलाफ रहा है कि भारत जैसे जैसे अमेरिका के नज़दीक आता है तो चीन हमेशा खिलाफ रहा है। वो दौर भी हम लोग एक बहुत समय से हम लोग कहानियां सुनते हैं कि चीन ने एक बार भारत के साथ मिलकर, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर चीन के परमाणु जो कार्यक्रम है उसकी जासूसी की थी। नंदा देवी पर्वत में उन लोगों ने कुछ टावर वगैरह लगाए थे, आपने भी कई बार सुना होगा। तो इस तो तरीके से ये देखिए, मैंने कहा ना कि जो जो भारत और चाइना के बीच में जो राइवलरी है वो डायरेक्ट उस तरह से होने की, जैसा कि आपने देखा कि अभी जो ईस्टर्न तिब्बत में जो एक स्कर्मिसेज हुई थी, यानी आपस में जो सैनिकों के बीच में झगड़ा हुआ था, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से दोनों देश बचते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दोनों देशों का नुकसान ज़्यादा होगा। चाइना, हमारे यहाँ ट्रेंड आर्मी ठीक है, हम लोग उनसे उतना कुछ मामलों में, विकास के मामले में उनकी इकोनॉमी से हम कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारी ट्रेंड आर्मी जो बहुत कॉम्पिटेंट है। तो ऐसा नहीं कि उनको डर नहीं लगता है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का डर उनको भी है। क्योंकि जो 60 के दशक में लड़ाई हुई उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। और खासकर 10 साल से जो हमारे यहाँ इंडिया की सरकार, बीजेपी लेड सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसके बाद से बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में चाइना को भी सोचने की जरूरत तो है ही है, लेकिन चाइना बहुत, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत संभल के, चाहे वो स्टेटमेंट देना ही हुआ, जो मैंने अभी मीटिंग का रेफरेंस दिया, उसके बाद में बहुत संभल के ही एक स्टेटमेंट आया, सधा हुआ स्टेटमेंट आया। वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों का जो कॉपरेशन, एनर्जी और डिफेंस कॉपरेशन यूएस के साथ में है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो और अभी और रिन्यूड होने के बाद में और हमें डिफेंस कैपेबिलिटी हमारी बढ़ती है, एनर्जी कॉपरेशन में भी बढ़ती है। तो ये सब कारण है उसकी परेशानी के। लेकिन चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, प्रॉब्लम वहां से है। बिल्कुल सर, एक सबसे अहम सवाल ये हो जाता है इस बीच में कि बहुत सारे पर्यावरणविद ऐसे हैं जो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये डैम बनने के बाद, इतना बड़ा डैम बन रहा है तो इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा इस बनने से। लेकिन चीन कह रहा है कि हमने सब कुछ सर्वे कर दिया है, हम लोगों ने पूरा वहाँ पर रिसर्च कर दी है कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हर चीज़ को नकार देता है वो। हाँ, देखिए मैंने कहा ना कि उनको जो है अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज खोजने हैं। आपने भी अभी चर्चा में कहा शुरुआती दौर में कि उनको अपने जो कोयले का रिसोर्स है उसका अल्टरनेटिव खोजना है। तो इसलिए हाइड्रो पावर उनके पास में, जो हिमालयन रीजन में, वो ब्रह्मपुत्र रीजन का उतना पानी अवेलेबिलिटी है, उनके जोन में आता है, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग भी अरुणाचल के पास, हम लोग भी ब्रह्मपुत्र पे एक डैम बना रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी ये है कि साहब उसके पहले ही पानी को रोक के उन्होंने एक मेगा डैम बना दिया और अर्थ का सबसे बड़ा, एक तरह से देखा जाए, प्रोजेक्ट हो गया है। प्रॉब्लम तो है आने वाले समय में, लेकिन क्योंकि उस पानी का उपयोग जो है, जो आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव भी है। डिस्ट्रक्टिव ये है कि साहब युद्ध या ऐसी स्थितियां जो आती हैं तो उस समय उस पानी का हमारे खिलाफ दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे लिए जो है परमानेंट सिरदर्द है, वो परमानेंट सिरदर्द है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भी आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यूएस ने कितनी कोशिश की, वो जो स्पार्टली आइलैंड्स है साउथ चाइना सी में, जो है 6 देश, यानी आप देखेंगे कि चाइना के जो उस लैंड में जो है ताइवान है,
ब्रुनोई है, वियतनाम है, और इस तरह के जो 6 देश हैं, फिलीपींस है, सब जो 6 देश हैं उनके साथ में वो डिस्प्यूट स्पार्टली आइलैंड्स के ऊपर चल रहा है। ये सभी क्लेम करते हैं उसमें कि वो उस जोन में, लेकिन उस जोन पे चाइना कहता है उसका एकाधिकार है। तो स्पार्टली आइलैंड जैसे नेशन पे भी चाइना अपना असर कर रहा है। ताइवान को उसने खुली धमकी दे रखी है कि उसका धमकी क्या, वो जो चाइना जब से कम्युनिस्ट चाइना बना उसके पहले जब वहाँ पर संघर्ष शुरू हुआ तो ये नेशनलिस्ट चाइना होकर अलग हो गया। वही रीजन जो है ताइवान है इस समय। तो ताइवान को सूनर एंड लेटर वो कोशिश पूरी तरह से कर रहा है। अगर अमेरिका इस समय बैक नहीं करता ताइवान को तो हो सकता है अब तक वो पार्ट हो गया होता, जिस तरह से वहां वो पे चारों तरफ से अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए लगातार बने रहते हैं। बिल्कुल सर, इस तमाम चर्चा के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन अपने यहाँ बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बांध बन रहा है, और इस बांध के बनने से भारत पर भी कई प्रकार के खतरे हो सकते हैं।